Students, welcome to the Human Physiology lecture. Today we are going to study about clotting mechanism. Clotting mechanism में हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं कि ब्लड जो वेसल्स में होता है बॉडी के अंदर वो हमेशा फ्लूइड स्टेट में होता है. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म्स. इसके बारे में हम इस चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे. ब्लड की क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से अगर किसी ब्लड वेसल वॉल में कोई इंजरी हो जाए या ब्लड को बाहर एंटीकोगुलेंट न मिले हुए कंटेनर में कलेक्ट किया जाए तो उसमें क्लॉट बन जाता है. ब्लड अपनी फ्लूइडिटी को लॉस कर देता है कुछ मिनट्स में और जेली लाइक मास बन जाता है जिसे हम क्लॉट बोलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड फिनोमेना ऑफ कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इस पूरी प्रोसेस को हम कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं. बेसिकली इट्स अ कंसिस्ट ऑफ कैस्केड रिएक्शंस. कैस्केड रिएक्शंस मतलब एक के बाद एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने वाली स्टेप्स पे ये डिपेंड करता है. इनको हम वाटरफॉल सीक्वेंस स्टेप्स, इसको हम वाटरफॉल सीक्वेंस बाई आर.जी. मैकफार्लेन भी कहते हैं. तो इसके लिए हमने इम्पॉर्टेंटली बताया कि प्लेटलेट्स की इम्पॉर्टेंस होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की इम्पॉर्टेंस होती है. किसी भी चीज़ की कमी से क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो हैम्पर्ड हो जाती है. जब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें इसको 13 मेन फैक्टर्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 लिबाइल फैक्टर, फैक्टर 6 नॉट एग्जिस्टेंट, फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिंग, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी. ये सारे MCQ क्वेश्चंस हैं. किस फैक्टर को किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इनको याद कीजिएगा. फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी कहता है. तो फैक्टर ए, बी और सी एंटी हीमोफिलिक कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखिएगा. ए होता है फैक्टर 8, बी होता है फैक्टर 9 और सी होता है फैक्टर 11. फैक्टर 12 इज़ हेजमैन फैक्टर, से ग्लास फैक्टर या कॉन्टैक्ट फैक्टर भी कहते हैं. फैक्टर 13 इज़ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और इसे लेकी रोरैंड फैक्टर भी कहते हैं. ये लेकी रोरैंड जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है. MCQ क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको दोनों का नाम मालूम होना चाहिए. जब हम मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन की बात करते हैं तो कैस्केड ऑफ रिएक्शंस के हमने बताया था कि एक के बाद एक स्टेप्स स्टार्ट होती हैं. वो किस तरह से होती हैं कि इसमें 3 पहले प्रोसेस होते हैं. पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में आता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन और थर्ड में आता है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फिब्रिन. तो जब हम फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम 2 पार्ट से पढ़ते हैं. फॉर्मेशन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैसे बनेगा, तो इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो इंट्रिंसिक पाथवे किसकी वजह से इनिशिएट होता है? कोई भी ब्लड ट्रॉमा हो, एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू कोलेजन डैमेज टू द एंडोथेलियम, कोलेजन एक्सपोज हो जाए एंडोथेलियम डैमेज होने की वजह से, एक्सपोज ऑफ ब्लड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज बेड सरफेस सच एज ग्लास. इन 3 कंडीशंस में इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा. इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, एक तरफ से प्लेटलेट एक्टिवेशन स्टार्ट होगा. प्लेटलेट एक्टिवेशन स्टार्ट होके इस प्रोसेस को आगे फाइनलाइजेशन पे पहुंचाने के लिए ज़रूरी है. दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 12 बन जाएगा. क्लॉटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेटेड ए की प्रेजेंस में क्लॉटिंग फैक्टर 11 जो है वो एक्टिवेट होगा. कैल्शियम की प्रेजेंस में फैक्टर 11 जो है वो एक्टिवेट होगा और फिर वो फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेगा. फैक्टर 8 जो है वो कैल्शियम की प्रेजेंस, ये 8 एक्टिवेटेड फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम. तो फाइनली इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू कास्केड ऑफ रिएक्शंस होती हैं. फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 और फैक्टर ए के एक्टिवेशन के बाद फाइनली क्लॉटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम.
सेम सीरीज रिएक्शन नहीं होंगी एक्सट्रिंसिक पाथवे में, थोड़ा डिफरेंस है, बट जो फाइनल स्टेज है कि फैक्टर 10 को एक्टिवेट होना है वो कुछ इस तरह से आएगा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे ट्रॉमा टू ब्लड वेसल और एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन्स को एक्टिवेट करेगा, जो कि फैक्टर 3 है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में ट्रॉमा टू ब्लड वेसल, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़, ये क्लॉटिंग फैक्टर फाइनली 3 को एक्टिवेट करते हैं, जिसे अपन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन्स भी कहते हैं, और ये फाइनली फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है वो फैक्टर 5 को, क्लॉटिंग फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड, एक्टिव फैक्टर 5 एंड कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में फाइनली प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पहली स्टेप हुई कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, एंड दिस अकर्स एट द सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स विच फॉर्म प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ इंजरी। और ये प्रोसीजर कहाँ होता है? जहाँ पे साइट ऑफ इंजरी है वहाँ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है ये एक्टिवेट। सो आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन लास्ट में आता है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, ये है इसकी थर्ड स्टेप। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और फाइनली अब थर्ड में इनकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन बनाएगा। फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, फाइब्रिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, और फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और कैल्शियम की प्रेजेंस में फिब्रिन थ्रेड्स बनते हैं। अब ये फाइनली थ्रेड्स जो है वो क्रॉस लिंकेजेस के थ्रू टाइट हो जाते हैं और फाइनली क्लॉट्स बनाते हैं। अब मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होती है ब्लड कोआगुलेशन की? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन, कि थ्रोम्बिन जो है वो फैक्टर 8, 5 और 13 एसिलरेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यानी इसका मैकेनिज्म का फीडबैक जाता है कि इन फैक्टर्स की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स की जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है, और इसी तरह से अगर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स की प्रेजेंस बढ़ती है तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म उसी हिसाब से तेज़ होती रहती है जितनी की बॉडी को रिक्वायरमेंट है। नाउ कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। अब फिब्रिनोजन से जो फिब्रिन में कन्वर्जन हुआ, ये वाला स्टेप थर्ड मेन स्टेप, तो ये इसमें कुछ मैकेनिकल चेंजेस आते हैं। किस तरीके से क्या इसमें चेंजेस आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूबल फिब्रिनोजन थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फिब्रिन मोनोमर और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेप को हम प्रोटियोलाइसिस कहते हैं। थ्रोम्बिन रिमूव्स 4 लो मॉलिक्यूल वेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ फिब्रिनोजन टू कन्वर्ट इट इनटू फिब्रिन मोनोमर। अब ये फिब्रिन मोनोमर जो है वो बहुत सारे थ्रेड्स मिलकर फाइनली फिब्रिन पॉलीमर बनाते हैं, और ये सॉल्यूबल फिब्रिन क्लॉट बनाता है। इसे स्टेप को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन यानी फॉर्म लॉन्ग फाइब्रिन थ्रेड्स जो कि रेटिकुलम यानी नेटवर्क बनाते हैं क्लॉट का, और ये फिब्रिन थ्रेड्स आर नॉट क्रॉस लिंक्ड। और जब यहाँ तक जो फिब्रिन का थ्रेड्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो आपस में क्रॉस लिंक्ड नहीं होते, इसलिए ये वीक होता है। जबकि फाइनली स्टेप में फैक्टर 3 और फैक्टर 13 की प्रेजेंस और कैल्शियम की प्रेजेंस में इनसॉल्यूबल फिब्रिन क्लॉट बनता है। इस स्टेप को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ फिब्रिन पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि जो फिब्रिन पॉलीमर्स होते हैं इनके फाइबर्स की क्रॉस लिंकेजेस बन जाते हैं फिब्रिन थ्रेड्स के, जिसकी वजह से ये इनसॉल्यूबल हो जाता है। और ये जो फिब्रिन मैश वर्क बनता है ये क्लॉट बनाता है। कुछ मिनट बाद 30 से 60 मिनट्स के बाद ये स्क्वीज आउट सीरम को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है, जिसे बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इन प्लेटलेट्स डेफिनेट हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेटिव हीमोस्टैटिक प्लग जो है ये स्टेबलाइज प्लेटलेट प्लग होता है। नाउ रोल ऑफ विटामिन के इन कोआगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, इस पे तो आप मानिए बच्चों फुल क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे क्लॉटिंग मैकेनिज्म पे, फुल लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस पर। क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट होने वाले 3 स्टेप्स मालूम होने चाहिए। क्लॉट रिट्रैक्शंस कैसे होगा ये मालूम होना चाहिए।
विटामिन के की क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव है ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड एंड सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरियल फ्लोरा इन गट। इसके अलावा ये कुछ फैक्टर्स को भी लिवर में सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, लाइक कोएगुलेंट्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर्स लाइक 7th, 9th एंड 10th। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि कौन से फैक्टर्स को बनाने में लिवर में विटामिन के की हेल्प की ज़रूरत होती है, या विटामिन के की एब्सेंस में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो नहीं बनते। थर्ड इज सर्कुलेटरी एंटीकोगुलेंट प्रोटीन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन की, कॉज प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से टाइम से जो प्लेटलेट प्लग है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, और जब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्ट होने में टाइम ज़्यादा लेगा तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो ब्लीडिंग का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉपर प्लेटलेट प्लग नहीं बन पाएगा। सो आई होप कि आपने क्लॉटिंग मैकेनिज्म को अच्छे से समझा होगा। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इसके वाइवा वॉइस आंसर, एमसीक्यूज आंसर और फुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। होप यू वुड लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. Wish you all the best. My link is also on Telegram channel. Please join us. Wish you all the best. Thank you.